बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर ज़ुहैबुर रहमान BSc मैथ .NET के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत। हम पढ़ रहे हैं BSc मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 4 सेंटर ऑफ मास एंड ग्रेविटी, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हम सीरीज़ पढ़ रहे हैं क्वेश्चंस की। मुख्तलिफ किस्म की बॉडीज़ के सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट करने के मेथड फाइंड आउट कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पिछले दो एक्सरसाइज लेक्चर्स में हमने पहले में सेंटर ऑफ मास ऑफ ए थिन रॉड ये वाला पढ़ा था, और फिर दूसरे में हमने सेंटर ऑफ मास ऑफ ए लैमिना पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सॉलिड। तीनों में फ़र्क ये मैंने इस लेक्चर के एंड में बताना था, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि पहला जो हमने पढ़ा था वो एक नॉर्मल बॉडी थी, एक रॉड जिसकी कोई विड्थ नहीं थी, सिर्फ इसकी लेंथ थी। तो हमने लेंथ के ज़रिए इसका लेंथ को इस्तेमाल करते हुए इसकी लेंथ को इस्तेमाल करते हुए इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट किया था। इसके बाद हमने पढ़ा था एक फ्लैट लैमिना, एक फ्लैट रिजिड बॉडी जिसका हमारे पास विड्थ भी थी और उसकी लेंथ भी थी, दोनों चीज़ें मौजूद थी, लेकिन उसकी मोटाई नहीं थी। इसमें थिकनेस जो है वो नहीं थी, इसमें विड्थ नहीं थी और इसमें थिकनेस नहीं थी। आज हम पढ़ेंगे कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सॉलिड बॉडी, एक बॉडी ऐसी है जिसका हमने सेंटर जो उसका बाकायदा जो 3D में है, जैसे एक बॉक्स होता है ना, ऐसे अब ये एक बॉक्स है, इसका सेंटर ऑफ मास मालूम करना। एक ऐसी बॉडी जिसका एक्स एक्सिस भी है, जो वाई एक्सिस भी है और जो जेड एक्सिस भी है। दूसरे लफ्ज़ों में जिसकी लंबाई भी है, उसकी चौड़ाई भी है और उसकी मोटाई या आप कह लें कि ऊंचाई भी है। ठीक है जी। तो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट या विड्थ या थिकनेस, ये जब तीनों चीज़ें होंगी तो इसका सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट हो सकता है, उसका फार्मूला क्या है। पहले वाले में सिर्फ लेंथ थी, दूसरे वाले में लेंथ और ब्रेड्थ दोनों आए, और आज हम पढ़ेंगे उसमें लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस तीनों होंगे। आई होप कि अब आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि ये हम तीनों चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं, और तीनों में फ़र्क जब आएगा, हम जब भी क्वेश्चन और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएंगे तो हम देखेंगे कि ये कौन सी जो बॉडी है और इसको कौन किस तरह की बॉडी है, फ्लैट है, सॉलिड है, किस तरह की है। तो अकॉर्डिंगली उस मेथड और फार्मूले के ज़रिए हम इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर लेंगे। तो आइए अब हम फाइंड आउट करते हैं एक सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सॉलिड बॉडी का। इसके लिए हम सबसे पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं एक 3D। ये हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो बॉडी है हमारे पास वो कोई इस तरह की है, इरेगुलर शेप की, और जिस तरह हमने पिछली बॉडीज को छोटे छोटे पीसेस में तकसीम किया था, इस बॉडी को भी हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है, छोटे छोटे पीसेस में करना है। लेकिन रौला ये है कि जब हमने जो रॉड था उसको स्ट्रेट इस तरीके से छोटे छोटे हिस्सों में पीसेस में काट दिया था, और जो हमारे पास लैमिना था उसको हमने छोटे छोटे रेक्टेंगुलर शेप बॉक्सेस में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। यहाँ पे अब जब हम इसको करेंगे, ये याद रखें एक सॉलिड बॉडी है, एक सॉलिड बॉडी है जिसका मास m है और जिसका वॉल्यूम v के बराबर है। अब यहाँ पे क्या चीज़ आएगी, वॉल्यूम की बात आएगी। क्यों वॉल्यूम की बात आएगी? क्योंकि इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और मोटाई भी है, इसकी लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और विड्थ भी है, थिकनेस भी है, सॉरी। तो ये चीज़ें इसमें शामिल हैं। अब इसको जब हम काटेंगे तो हम एक्चुअली छोटे छोटे
पीसीस में इसके 3D फॉर्मेट में इसके पीसेस काटेंगे। ये एक काट दिया हमने, इसी तरह फिर हम दूसरा काटेंगे। काटेंगे मीन कि इसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करेंगे ऐसे, और इसी तरह और भी हो जाएंगे। तो ये इस टेबल के ऊपर जो ये स्क्रीन है, इसके ऊपर 2D स्क्रीन के ऊपर बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये समझें कि ये हमने इस पूरी बॉडी को इस तरह के छोटे छोटे 3D शेप्ड टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, ये पूरी बॉडी इस तरह के छोटे छोटे पीसेस में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, डिवाइड कर दी। उनमें से हम एक बॉडी जो है वो एक पीस उठाएंगे और फिर उसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे और इस तरीके से उसका हम सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर लेंगे। ये थोड़ा सा खासा मुश्किल सा एक आइडिया है 2D में शो करने का, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इसको इस तरीके से आपके सामने पेश कर सकूं। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अब इनमें से हमने एक छोटा सा फर्ज किया, ये एक बॉडी उठाई है हमने, एक छोटा सा पीस उठाया है। इसकी जो विड्थ है यहाँ पे वो लेंथ dx और इसकी ये जो विड्थ है वो dy के बराबर है, और इसकी ये जो थिकनेस है वो dz के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, dv। अगर हम इसको कर दें, इस पूरी बॉडी का वॉल्यूम v और इस छोटे से का उसका पार्शल वो dv के बराबर। तो ये हो जाएगा लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब थिकनेस dx dy और dz इसके बराबर है। आई होप कि ये चीज़ अब आपको क्लियर हो गई होगी। तो जो हमने यहाँ पे बनाया है इसको हम लिख भी लेते हैं जी। तो मैंने ये वीडियो पॉज करके ये सारा लिख दिया है कि कंसिडर अ सॉलिड बॉडी ऑफ मास m एंड वॉल्यूम v, ये दोनों चीज़ें। वी डिवाइड द बॉडी इनटू स्मॉल सॉलिड पैरेललोपिड्स। इनको हम छोटे छोटे पैरेललोपिड्स कहते हैं क्योंकि इसमें ये 3D की शेप में है सारे बॉडीज। ये सारी जितनी ये वाली बॉडी, ये वाले हिस्से जो हैं, ये भी एक्चुअली अब हर जगह पे इसको शो करना पॉसिबल नहीं है इस 2D पिक्चर में, तो इसलिए इसको भी अब समझें, ज्यूम करें कि ये सारे के सारे पैरेललोपिड बनी हुई है जैसे ये बनी हुई है। एज शोन इन द फिगर, लेट आर, यहाँ पे कोई पॉइंट है आर, ठीक है जी, वो है xi yi zi, ठीक है जी। बी ए पॉइंट विद डेल्टा आई एम, और इसका जो यहाँ पे मास है वो डेल्टा आई एम के बराबर है। ऑन द ith पैरेललोपिड ऑफ द बॉडी, देन सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी इज गिवन बाय। तो अब इसका फार्मूला पहले की तरह यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, हम लिखेंगे यहाँ पे R इज इक्वल टू सिग्मा, जैसे फार्मूला वही था, mi(xi) ओवर सिग्मा mi। तो यहाँ पे mi की जगह पे तो आ जाएगा डेल्टा आई एम, और xi की जगह आ जाएगा ri, और i इज फ्रॉम 1 to n, और डिवाइड कर दें इसी से ही, सिग्मा डेल्टा आई एम एंड i इज फ्रॉम 1 to n। यानी यहाँ पे m था तो इधर भी मास आ गया, नीचे भी मास से डिवाइड कर रहे थे। अब यहाँ पे पिछले दोनों लेक्चर्स में भी हमने बताया था कि अगर हम इन पैरेललोपिड्स की तादाद बढ़ाते चले जाएं, तादाद कैसे बढ़ाएंगे, इनको और छोटे पीसेस में, जैसे ये एक छोटा सा पीस है यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये है ये एक पैरेललोपिड है। अगर इस पैरेललोपिड को हम मजीद छोटे छोटे पैरेललोपिड्स में तकसीम कर दें तो नंबर ऑफ पैरेललोपिड्स तो बढ़ गए, लेकिन इनका जो मास है वो कम हो गया सबका, क्योंकि अब ये मास 4 टुकड़ों में तकसीम हो गया है। मैंने इसको काट के अलग किया,
तो इसके टुकड़े तो चार हो गए, एक की जगह पे चार हो गए, लेकिन उन चारों का इंडिविजुअल मास पहले की निस्बत कम हो गया। क्यों? पहले ये मास इतना बड़ा था, इतने डब्बे की शक्ल में था, अब वो ये चार डब्बों में छोटा छोटा अलग अलग तकसीम हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसी तरह अगर मैं ये वाली हरकत यहाँ पे करूँ, इसको भी मैंने चार हिस्सों में तकसीम कर दिया, तो ये नंबर ऑफ पैरेललोपिड्स बढ़ रही है, नंबर ऑफ स्मॉल रेक्टेंगुलर रीजन्स ये बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी की तरफ चले जा रहे हैं। और उनका साइज अगर मैं इसको मजीद छोटा कर दूं, ये देखें, ये और छोटा कर दिया मैंने, तो इनका साइज क्या हो रहा है? वो मजीद छोटा हो रहा है, इनकी तादाद बढ़ रही है, साइज छोटा हो रहा है, और साइज छोटा होने की वजह से इनका मास कम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि इस नंबर ऑफ पैरेललोपिड्स बढ़ती हुई इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, दे आर टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, बट देयर मास इज डिक्रीजिंग टुवर्ड्स जीरो, कम होता चला जा रहा है। जैसे जैसे आपके इसके तादाद को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका मास साइज कम होता चला जाएगा। तो ये चीज़ हम यहाँ पे नोट कर दे, इसमें ऐड कर देते हैं कि लिमिट जैसे ही इसके नंबर ऑफ पैरेललोपिड्स टेंड्स टू इंफिनिटी, डेल्टा आई एम यानी मास जो है दैट विल गो टू दैट टेंड्स टू जीरो। तो अब ये वाला जो है ये बाय डेफिनेशन इसको हम लिख सकते हैं, ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है और ये हो जाएगा आर, इसको मैंने पहले लिख दिया, और ये डेल्टा आई एम डी एम के बराबर हो जाएगा, जैसे पिछले दोनों दफ़ा बॉडीज में हमने किया था, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए थिन रॉड और लेमिना के चक्कर में के केस में, और अब यहाँ पे भी इसी तरह हो जाएगा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा इंटीग्रल डी एम। इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम कहते हैं कि इफ डेंसिटी ऑफ द सॉलिड बॉडी एट पॉइंट आर इज रो, ये रो के बराबर है, देन रो को हम लिख सकते हैं, देखें यहाँ पे फिर कैसे लिखेंगे, डेंसिटी किसके बराबर होती है? इन केस ऑफ एरिया मास ओवर एरिया, यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम, तो ये फार्मूला यहाँ पर भी चलेगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो अगर फुल वॉल्यूम मास है और पूरा बॉडी का जो सॉलिड बॉडी का वॉल्यूम v है, तो ये सिमिलर पोर्शन पे रो इज इक्वल टू डी एम ओवर डी वी स्मॉल पार्टिकल के लिए, ये वाला जो हमने जिसे मैंने रेड कलर से शो किया हुआ है, इसके लिए भी ये वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि मास इज कंटिन्यूअस, मास पर यूनिट वॉल्यूम होने की वजह से ये इसके लिए भी वैलिड है। तो यहाँ पे फिर हम लिख लेंगे रो इज इक्वल टू डी एम ओवर डी वी, बिकॉज मास पर यूनिट वॉल्यूम दिस इज कांस्टेंट, हर यूनिट के लिए जो, यानी अगर आपने पूरी बॉडी को इतने इतने हिस्सों में तकसीम किया है ना, इतने इतने पैरेललोपिड में, तो जो इसका मास होगा वो इसी का होगा, वो इसका होगा तो अगले का भी यही होगा, सबका यही एक जैसा मास होगा बिकॉज ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम की वजह से। तो यहाँ से फिर हम लिख लेंगे डी एम इज इक्वल टू रो डी वी, इसको कह दें आप इक्वेशन नंबर 2। सो पुट इन 1 हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल आर और डीएम की जगह आ जाएगा रो डी वी, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, डिवाइडेड बाय रो डी वी। यहाँ से रो हम कॉमन ले लेते हैं, रो इंटीग्रल आर डी वी डिवाइडेड बाय रो इंटीग्रल डी वी। अब इस रो से ये रो कैंसिल हो गया,
तो हमारे पास रिजल्ट आ गया R इज इक्वल टू इंटीग्रल R dV डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dV। और ये स्टूडेंट हमारा आंसर है। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड बॉडी। इस तरीके से हम एक सॉलिड बॉडी का मास मालूम कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं। इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हम कैसे मालूम करेंगे? हमारे पास r जो है वो r xi yi और zi की शक्ल में है, और dv हमारे पास है dx इंटू dy इंटू dz। ये जो हमने यहाँ पे आपको बताया था कि एक छोटा सा पैरेललोपिप्ड है, इसकी लेंथ dx, इसकी चौड़ाई dy और इसकी थिकनेस dz है। तो इसका जो वॉल्यूम है dv वो बराबर होगा dx dy dz के बराबर होगा। तो अब नौ अगर हमने x बार मालूम करना होगा इसमें से, तो ये x इंटीग्रल आ जाएगा और x यहां पर रहेगा और रो भी इसके साथ होगा, और बाकी ये तीनों इसके साथ आ जाएंगे dx dy। क्योंकि फार्मूला क्या है, ये वाली इक्वेशन देखें, इस इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन में r की जगह एक्स वाई जी, वाई जी हमने नहीं लिखा क्योंकि हम सिर्फ x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो x आ जाएगा, रो की जगह आ जाएगा रो, और dv की जगह आ जाएगा ये dx dy और dz। अब चूंकि ये 3 है तो यहाँ पे इंटीग्रल भी 3 हो जाएंगे, और डिवाइड कर देंगे हम इसको dv से, जो कि बराबर होगा इंटीग्रल dx dy dz, और ये भी 3 इंटीग्रल के बराबर होगा। सिमिलरली y बार हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल, यहाँ पे अब आ जाएगा y रो dx dy dz डिवाइडेड बाय ट्रिपल इंटीग्रल, ये तो सब में कॉमन ही है, dx dy और dz। और फाइनली z बार यानी z कंपोनेंट हमें मालूम करना हो सेंटर ऑफ मास का, तो ये हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रल, यहाँ पे आ जाएगा z इंटू रो, इसके बाद dx dy dz डिवाइडेड बाय ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz। तो स्टूडेंट ये 3 तरीके हैं, 3 डिफरेंट किस्म की बॉडीज का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने के। मैं इसको रीकैप कर रहा हूं। हमने 3 आर्टिकल पढ़े, देखें, एक थिन रॉड का सेंटर ऑफ मास, फिर हमने एक लेमिना का, और फिर हमने आज पढ़ा एक सॉलिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास। तीनों में एक चीज याद रखें, पहली चीज थी ये रॉड, दूसरी में एक लेमिना जिसकी सिर्फ हमारे पास लेंथ और इस तरफ ब्रेड थी, और आज हमने एक और बॉडी पढ़ी जिसकी हमारे पास लेंथ भी है, उसकी हमारे पास ब्रेड्थ भी थी, और उसकी हमारे पास ये वाली थिकनेस भी थी। तो ये हमारे पास थिकनेस भी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। इसमें हमारे पास सिर्फ लेंथ थी, पहली बॉडी में सिर्फ लेंथ, दूसरी बॉडी में लेंथ और ब्रेड्थ, और तीसरी बॉडी में लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस, ये तीनों चीजें शामिल थी।
पहले वाली में हमने जब फाइंड आउट किया तो ये होता है x dm डिवाइडेड बाय dm, ये होता है इसका सेंटर ऑफ मास। और dm जो है वो हम हमेशा फाइंड आउट करते हैं, इस केस में dm हमारे पास होता है, या दूसरे लफ्ज़ में मैं इसको रो ही लिख लेता हूं, जो इसकी डेंसिटी होती है वो होती है dm ओवर dx। इसकी जो डेंसिटी होती है इस तरह की बॉडी की वो होती है लेंथ की शक्ल में, उसको हम लेंथ की शक्ल में ट्रीट करते हैं। जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों चीजें होंगी, ऐसी बॉडी को हम एरिया के हिसाब से डील करते हैं, और इसकी डेंसिटी होगी dm ओवर dA। ये आपने याद रखनी है चीज। और जब कोई बॉडी होगी सॉलिड फॉर्म में तो उसकी डेंसिटी हम कंसीडर करते हैं dm ओवर dV वॉल्यूम की शक्ल में। तो ये तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं जब भी प्रॉब्लम हमारे के सामने आएंगे सॉल्व करने के लिए। उसमें हम देखेंगे ये कि किस तरह की बॉडी है और वहां पे हम इसका डेंसिटी किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होगा जो आपने ये तीन चीजें याद रखनी है। आई होप स्टूडेंट कि ये बड़ी मेहनत से किया गया लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इन तीनों लेक्चर्स को अगर आपको पसंद आए हैं तो ज़रूर अपनी राय दीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।